हेलो फ्रेंड्स। अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आपने कभी ना कभी सिक्स सिग्मा के बारे में सुना होगा। सिक्स सिग्मा के बारे में बहुत सारी बातें होती हैं। देखिए, सिक्स सिग्मा के बारे में बहुत लोग जानना भी चाहते हैं और आज के टाइम में सिक्स सिग्मा एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल है जो वर्ल्ड वाइड यूज किया जाता है। और इनफैक्ट अगर हम फॉर्च्यून 500 कंपनीज की बात करते हैं तो फॉर्च्यून 500 कंपनीज में सिक्स सिग्मा का यूज एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। तो साथियों, आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम डिटेल में सिक्स सिग्मा के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और सिक्स सिग्मा में कौन सी ऐसी मैथोलॉजी है जो यूज होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, हम उस पर भी डिस्कस करने वाले हैं। साथियों, मेरा नाम है अजय अजय रावत। आपका स्वागत है करियर कॉन्वेंट में। और आज हम डिस्कस करेंगे सिक्स सिग्मा के बारे में और डीमैक के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं साथियों, हम पहले कंटेंट्स पे बात कर लेते हैं। हम बात करेंगे व्हाट इज सिक्स सिग्मा, व्हाट इज डीमैक, हिस्ट्री ऑफ डीमैक, डीमैक कनेक्शन विद सिक्स सिग्मा, व्हेन टू अप्लाई डीमैक एंड बाय whom, इनपुट्स फॉर डीमैक प्रोजेक्ट्स, हाउ टू अप्लाई डीमैक, डिस्कशन ऑन रियल केस स्टडीज। तो देखिए, सबसे पहले हम सिक्स सिग्मा की बात करते हैं कि सिक्स सिग्मा है क्या और सिक्स सिग्मा को लाने वाले कौन थे। तो देखिए, यहाँ पे मैंने डिफरेंट डेफिनेशंस दी है और सिक्स सिग्मा के बारे में थोड़ा आपको बताना चाहा है। सिक्स सिग्मा इज अ सेट ऑफ टूल्स फॉर प्रोसेस इंप्रूवमेंट. It was introduced by American engineer Bill Smith while working at Motorola in 1986. सिक्स सिग्मा को जो इंट्रोड्यूस करने वाले हैं वो हैं बिल स्मिथ। सो बिल स्मिथ एक अमेरिकन इंजीनियर थे और उन्होंने मोटरोला में, जब वो मोटरोला में काम कर रहे थे 1986 में, तब उन्होंने सिक्स सिग्मा को इंट्रोड्यूस किया था। सो बेसिकली सिक्स सिग्मा है क्या? देखिए, सिक्स सिग्मा अगर हम डेफिनेशन पे जाएं तो सिक्स सिग्मा टेक्निक्स एंड टूल्स फॉर प्रोसेस इंप्रूवमेंट। तो सिक्स सिग्मा बात करता है टेक्निक्स एंड टूल्स की एंड प्रोसेस इंप्रूवमेंट की। सो प्रोसेस इंप्रूवमेंट होना है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स, और डिफरेंट टूल एंड टेक्निक्स की हेल्प करते हुए हम प्रॉब्लम को लेंगे और प्रॉब्लम को एक सिस्टमेटिक वे में सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इंडस्ट्री में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और प्रॉब्लम्स डिफरेंट तरह से रिलेट होती हैं। और एक इंडस्ट्री की डिमांड है और आज के टाइम की डिमांड है कि मैनेजर्स आर प्रॉब्लम सॉल्वर। सो मैनेजर्स को हमेशा इस चीज पे फोकस करना होता है कि कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें और कैसे एक बिजनेस में हेल्प करें। सो इसी के लिए हम सिक्स सिग्मा को आज डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाली है साथियों आपके लिए भी। तो देखिए, आगे समझते हैं इसमें। सिक्स सिग्मा को बिल स्मिथ ने 1986 में मोटरोला में इंट्रोड्यूस किया और उन्होंने अपने यहाँ पे सिक्स सिग्मा को सिक्स सिग्मा की स्टार्टिंग की। तो देखिए, उस समय 1986 में बिल स्मिथ सिक्स सिग्मा जस्ट स्टार्ट हुआ था और बिल स्मिथ उसे अपने यहाँ पे यूज कर रहे थे, लेकिन वो उतना इवॉल्व नहीं था। इवॉल्व का मतलब है कि उसमें काफी सारी टेक्निक्स टूल्स अभी आई नहीं थी और उस समय ये इतना पॉपुलर भी नहीं था क्योंकि ये ओनली लिमिटेड टू मोटरोला। लेकिन जब चेंज पॉइंट इससे कब आया, जैक वेल्च, जो कि जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के काफी बड़ी पोजीशन पे थे, सीईओ थे, उन्होंने सिक्स सिग्मा को अपने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया और उन्होंने बोला कि सिक्स सिग्मा से मेरे जो कंपनी की जो ग्रोथ है वो मल्टीपल टाइम्स हो गई है। जब उन्होंने इस तरह से बोला, जैक वेल्च ने, जो कि बहुत बड़े, उनका एक काफी सम्मानित नाम है इंडस्ट्री में, जैक वेल्च का। जब उन्होंने इस तरह से बात कही तो पूरी इंडस्ट्री का ध्यान उनकी तरफ किया और इंडस्ट्री ने समझना चाहा कि जैक आखिर ये किस चीज की बात कर रहे हैं और ऐसी क्या चीज है कि जिसकी वजह से उनका जो बिजनेस है या जी है वो इतना ज्यादा प्रोग्रेस कर गया है। सो सिक्स सिग्मा यहाँ से बहुत पॉपुलर हुआ, इवन पूरे अमेरिका में सिक्स सिग्मा पॉपुलर हुआ और उसके बाद से जर्नी स्टार्ट हो गई। सो डिफरेंट कंपनीज ने, हम फॉर्च्यून 500 कंपनीज की बात करते हैं, उन्होंने भी इस तरफ फोकस किया और इसे समझना चाहा कि सिक्स सिग्मा कैसे एक बिजनेस में हेल्प करता है। सो ये बिल स्मिथ सर हैं जिन्होंने सिक्स सिग्मा को इंट्रोड्यूस किया। देखिए, सिक्स सिग्मा के जो फीचर्स हैं वो प्रीवियस क्वालिटी इंप्रूवमेंट की तरह ही थे। क्वालिटी इंप्रूवमेंट पहले भी होते थे और बाद में भी हुए, लेकिन सिक्स सिग्मा ने क्या किया, सिक्स सिग्मा ने बेसिकली उसे डायरेक्शन दिया, उसे एक और सिक्स सिग्मा में जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करते हैं तो हम एक टूल का यूज करते हैं, एक फिलॉसफी का यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं डीमैक। सो डीमैक क्या है बेसिकली?
डीमैक में डिफरेंट स्टेप्स हैं, जिसमें हम डिफाइन की बात करते हैं, जिसमें हम मेजर की बात करते हैं, एनालाइज की बात करते हैं, इम्प्रूव की बात करते हैं, कंट्रोल्स की बात करते हैं। सो इन स्टेप से होते हुए किसी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं, और एक ये प्रूवन मैथोलॉजी है जिसमें सिक्स सिग्मा हेल्प करता है इंडस्ट्री में प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए और बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए। देखिए, अब डीमैक को समझते हैं, डीमैक है क्या। सो डीमैक को अच्छे से समझने के लिए जो डीमैक फिलॉसफी है, हम आज हमारा जो मेन फोकस रहेगा डीमैक पे रहेगा, क्योंकि डीमैक की हेल्प से ही सिक्स सिग्मा होता है एक्चुअली। ठीक है। सो डीमैक की अगर मैं डेफिनेशन देता हूँ, देखिए, ये डीमैक इज अ डेटा ड्रिवन क्वालिटी स्ट्रेटेजी यूज टू इम्प्रूव प्रोसेस। सो यहाँ पे क्या बात होती है, डीमैक क्या है, डेटा ड्रिवन क्वालिटी स्ट्रेटेजी है जो कि इम्प्रूव प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए यूज होती है, और इट इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ सिक्स सिग्मा इनिशिएटिव। सो सिक्स सिग्मा इनिशिएटिव्स का ये इंटीग्रल पार्ट है। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि सिक्स सिग्मा में ये एक इंपॉर्टेंट टूल है। विदाउट सिक्स सिग्मा वी कैनॉट इम्प्लीमेंट सिक्स सिग्मा विदाउट द हेल्प ऑफ डीमैक, बट लेकिन इन जनरल इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड एज स्टैंड अलोन क्वालिटी इंप्रूवमेंट। सो हम ये भी कहते हैं कि डीमैक को आप सिक्स सिग्मा से अलग भी यूज कर सकते हैं, एज ए प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके प्रोजेक्ट सिक्स सिग्मा लेवल के नहीं हैं, तो यू कैन यूज डीमैक एज ए स्टैंड अलोन इनिशिएटिव, एज ए स्टैंड अलोन फिलोसफी। तो हम आगे बात करते हैं। डीमैक मॉडल इज ए रोड मैप फॉर सिक्स सिग्मा। तो सिक्स सिग्मा के लिए रोड मैप है साथियों, और क्वालिटी ऑफ रिजल्ट्स दैट कंपनी प्रोसेस प्रोड्यूस। तो इंप्रूवमेंट की बात करता है प्रोसेस में। डीमैक की अगली डेफिनेशन है जो कि कहती है कि एक्रोनियम ऑफ डिफाइन मेजर एनालाइज इंप्रूव एंड कंट्रोल। तो सीधी सी बात है कि डीमैक एक शॉर्ट फॉर्म है, एक्रोनियम है डिफाइन मेजर एनालाइज इंप्रूव एंड कंट्रोल का। तो इस पूरी हमने तीन डेफिनेशंस ली हैं, और तीन डेफिनेशन से हम जो यहाँ पे समझते हैं, मैं बात करता हूँ। नंबर वन, डेटा ड्रिवन क्वालिटी स्ट्रेटेजी है, प्रोसेस को इंप्रूव करने के काम आती है। नंबर टू, रोड मैप फॉर सिक्स सिग्मा। नंबर थ्री, और दिस इज द एक्रोनियम ऑफ डिफाइन मेजर एनालिसिस इंप्रूव एंड कंट्रोल, फोर। So these are the four things which are used for this. We can understand the definition of Six Sigma and use of Six Sigma. तो आइए साथियों अगले टॉपिक पे चलते हैं। देखिए, डीमैक को यहाँ पे मैंने इस तरह से समझाने की कोशिश की है। डीमैक डिफाइन मेजर एनालिसिस इंप्रूव एंड कंट्रोल। बट इसमें डीमैक में हम डिफाइन की बात करते हैं, तो डिफाइन एक्चुअली है क्या, हम किस चीज़ को डिफाइन करते हैं। तो डिफाइन बेसिकली, देखिए, प्रोजेक्ट हम लेते हैं, और सिक्स सिग्मा बेसिकली क्या है कि हम डीमैक फिलॉसफी का यूज कर रहे हैं सिक्स सिग्मा में। बट जैसे मैंने पहले पीछे बताया है कि डीमैक एज ए स्टैंड अलोन फिलॉसफी भी यूज होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। तो साथियों, डीमैक में हम बात करते हैं डिफाइन फेज की। तो क्वेश्चन ये आता है, डिफाइन डिफाइन एक्चुअली है क्या। तो देखिए, डिफाइन फेज में हम प्रोजेक्ट लेते हैं, तो प्रोजेक्ट के लॉन्च की बात करते हैं, और बेसिकली हम किसी प्रॉब्लम को डेफिनेशन की बात करते हैं कि हम प्रॉब्लम को कितने अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं, उसकी ऑपरेशनल डेफिनेशन को कितने अच्छे से हम क्लियर कर सकते हैं, ताकि प्रोजेक्ट में आगे चल के हमें इस तरह के इश्यूज ना आए कि हमने जो प्रोजेक्ट लिया है उसकी उसकी अंडरस्टैंडिंग किसी और मैनेजमेंट के लिए उसकी अंडरस्टैंडिंग कुछ और हो। सो डिफाइन फेज बहुत इंपॉर्टेंट फेज है, और इसे हम आगे अच्छे से समझेंगे। साथियों, जो दूसरा फेज है मेजर फेज है। सो मेजर फेज बेसिकली बताता है कि आपको मेजरमेंट करना है। आपने डिफाइन की प्रॉब्लम को, आपने डिफाइन किया, डिफाइन के बाद आपने ये समझा कि क्या प्रोबेबल कॉजेज हैं, राइट। उन प्रोबेबल कॉजेज को मेजर करना है। मेजर का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको उन कॉजेज को, डेटा को इकट्ठा करना है, क्योंकि जो डीमैक है, जो सिक्स सिग्मा है, इट इज अ डेटा ड्रिवन अप्रोच, जो कि हमने पीछे डीमैक और सिक्स सिग्मा की डेफिनेशन से समझा भी है। तो डेटा ड्रिवन अप्रोच का मतलब यह है कि हमें यहाँ पे डेटा को गैदरिंग करनी है, हमें यहाँ पे रेलिवेंट डेटा को इकट्ठा करना होता है मेजर फेज में। अगले फेज की बात करते हैं एनालिसिस फेज में। हमने जो डेटा गैदर किया है साथियों, हमें उस डेटा की स्टडी करनी है, और उसमें कोरिलेशन निकालना है। विद द हेल्प ऑफ कोरिलेशन हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या है। इसके बाद साथियों इम्प्रूव फेज में जाते हैं। हमें एक बार रूट कॉज मालूम हो गया, तो रूट कॉज पर हम एक्शन लेंगे और अपने प्रोसेस को इम्प्रूव करेंगे। लास्ट इसका जो फेज होता है साथियों, कंट्रोल फेज है। कंट्रोल फेज का मतलब है कि हमने पीछे के फेजेस में जो इम्प्रूवमेंट की है,
इम्प्रूवमेंट को कैसे हमें सस्टेन करना है। सस्टेन के बहुत सारे तरीके होते हैं, इसे हम आगे वाली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। साथियों अगला टॉपिक लेते हैं। देखिए, अब हम समझते हैं डीमैक के बारे में, क्योंकि सिक्स सिग्मा फिलोसफी में डीमैक बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे हमें ज्यादा फोकस हमारा डीमैक पे है। तो देखिए डीमैक क्या है। डीमैक के जो रूट्स हैं, यानी कि डीमैक की जो शुरुआत हुई है, डीमैक की फिलोसफी हम कहाँ से हम समझते हैं कि एज ए टूल, एज ए फिलोसफी कहाँ से ये लिया गया है। तो डीमैक पे जो इन्फ्लुएंस है इस स्ट्रेटेजी का, इस फिलोसफी का, वो कहीं ना कहीं जो इन्फ्लुएंस है पीडीएसए, प्लान टू स्टडी एट साइकिल, जो कि शीहर्ट साइकिल के नाम से भी फेमस है, वहां से इसे लिया गया है। सीहॉट के बारे में, वो एक महान स्टैटिस्टिशियन थे। स्टैटिस्टिक्स में उनकी बहुत अच्छी पकड़ थी। देखिए डीमैक को हम समझते हैं कि डीमैक का रूट क्या है। डीमिंग ने इसे एक प्रॉपर रोड मैप दिया, इसे एक प्रॉपर एक स्टेप बाय स्टेप ये बताया कि कैसे हम डीमैक की हेल्प से किसी भी प्रॉब्लम पे वर्क कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। डॉक्टर एडवर्ड डीमिंग ने 1950 के आसपास डीमैक साइकिल को इन्वेंट किया था, और 1950 के बाद से ही डीमैक साइकिल का यूज काफी होता था। लेकिन इसका रिलेशन सिक्स सिग्मा के साथ कैसे बना, वो हम आगे वाली स्लाइड्स में समझेंगे। देखिए डीमैक कनेक्शन विद सिक्स सिग्मा की हम बात करते हैं, तो सिक्स सिग्मा आइडेंटिफाई एंड रिड्यूस वेरिएबिलिटी इंप्रूविंग ओवरऑल क्वालिटी। ठीक है, तो सिक्स सिग्मा बात करता है वेरिएबिलिटी की, यानी कि प्रोसेस वेरिएशन को कंट्रोल करने की बात करता है, और इम्प्रूव क्वालिटी को। क्वालिटी का मतलब यहाँ पे क्वालिटी, प्रोडक्ट क्वालिटी नहीं है। क्वालिटी का मतलब यहाँ पे ये है कि आप जो भी प्रोजेक्ट्स लेते हो, उस प्रोजेक्ट्स में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करके उस प्रोसेस को इम्प्रूव करते हो, दैट मीन्स आप उस प्रोसेस की क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहे हो। तो यहाँ पे इस तरह से बात समझाई गई है। सो सिक्स सिग्मा प्रिस्क्राइब्स एन इम्प्रूवमेंट प्रोसेस नोन एज डीमैक। सो सिक्स सिग्मा, जैसे मैंने पहले भी बताया कि सिक्स सिग्मा का ये एक इम्पॉर्टेंट टूल है, और विदाउट डीमैक सिक्स सिग्मा पॉसिबल नहीं है। यानी कि इसका जो सिक्स सिग्मा की हम बात करते हैं, तो सिक्स सिग्मा का डीमैक एक इंटीग्रल पार्ट है। सो इसका कनेक्शन इस तरह से है, और डीमैक को जैसे मैंने पीछे बात की कि डीमैक एज ए स्टैंड अलोन फिलोसफी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज किया जा सकता है। साथियों अगला क्वेश्चन जो आपके सामने आता है, वो है कि डीमैक कैसे, हमें डीमैक कब अप्लाई करना चाहिए और कौन इसे अप्लाई कर सकता है। देखिए डीमैक के लिए एक प्रोजेक्ट टीम की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि कोई प्रॉब्लम पे हम काम कर रहे हैं तो एक टीम की रिक्वायरमेंट है। और डीमैक, जब डीमैक को हम लेते हैं तो हम प्रोजेक्ट वाइज काम करते हैं, यानी कि हम किसी भी प्रॉब्लम को एज ए प्रोजेक्ट की तरह लेते हैं, उसमें टीम का फॉर्मेशन करते हैं, और टीम फॉर्मेशन करके एग्जिस्टिंग प्रोसेस को इम्प्रूव करना चाहते हैं। सो प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स और रिस्क आर हाई, उस तरह की प्रॉब्लम्स को हम इसमें ले सकते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं और जिसमें रिस्क काफी हाई है। तो इस तरह के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसमें हमें डीमैक का यूज करना है, और डीमैक का यूज विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्ट टीम करना होता है। देखिए साथियों अगला क्वेश्चन जो आता है कि हम डीमैक के जो प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, तो डीमैक के इनपुट्स क्या है। बेसिकली हमने बात की कि डीमैक प्रोजेक्ट करो, जब मैं टीम से बोलता हूँ डीमैक प्रोजेक्ट करो, तो उनका क्वेश्चन यही आता है कि हम डीमैक प्रोजेक्ट करें तो बट उसका इनपुट्स हम क्या लें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें हम डिस्कस करना है साथियों यहाँ पे। देखिए किसी प्रोजेक्ट्स के लिए इंडस्ट्री में जो हम इनपुट्स लेते हैं, हमारे पास चार पैरामीटर होते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं वॉइस ऑफ बिजनेस की। वॉइस ऑफ बिजनेस का मतलब है कि बिजनेस की वॉइस। इसका मतलब है कि उस तरह के प्रोसेस या उस तरह की प्रॉब्लम्स जो आपके डायरेक्ट बिजनेस को इम्पैक्ट करती है, वो सारे वॉइस ऑफ बिजनेस में आती है। लेट्स से आपको एक ऐसा नया प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना है जिससे आपकी जो सेल है वो मल्टीपल इंक्रीज हो जाए, और आप उसे इंक्रीज नहीं कर पा रहे हो ड्यू टू एनी रीजन, तो वो आपकी वॉइस ऑफ बिजनेस है। तो एज ए प्रोजेक्ट हमें एज ए प्रोजेक्ट टीम बनानी होती है, टीम को उस प्रोडक्ट पे काम करना है ताकि उस प्रोडक्ट को जल्दी से जल्दी मार्केट में लॉन्च कर सके। बाकी दूसरी जो बात है, या दूसरा जो इनपुट हम ले सकते हैं, वो है वॉइस ऑफ कस्टमर। वॉइस ऑफ कस्टमर का मतलब है कि कस्टमर कंप्लेंट्स अगर हैं तो हमें कस्टमर कंप्लेंट्स को एज ए प्रोजेक्ट लेके सॉल्व करना होता है, क्योंकि कई बार कस्टमर कंप्लेंट्स काफी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, या किसी कंडीशंस में कस्टमर की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जहां पे हमें वॉइस ऑफ कस्टमर के हिसाब से काम करना होता है।
थर्ड साथियों जो इनपुट्स हम ले सकते हैं वॉइस ऑफ एम्प्लॉइज से ले सकते हैं। वॉइस ऑफ एम्प्लॉइज का मतलब है कि एम्प्लॉय के इंपॉर्टेंट एसेट्स होते हैं किसी बिजनेस में, किसी भी इंडस्ट्री में, और जब तक हम एम्प्लॉय की टेक केयर नहीं करेंगे तब तक हमारे बिजनेस की टेक केयर पॉसिबल नहीं है। सो थर्ड, हम प्रोजेक्ट्स के जो इनपुट्स हैं या प्रोजेक्ट का जो आइडेंटिफिकेशन है हम वॉइस ऑफ एम्प्लॉय से कर सकते हैं। और चौथा जो इनपुट्स हम ले सकते हैं प्रोजेक्ट के लिए वो है वॉइस ऑफ प्रोसेस। तो साथियों वॉइस ऑफ प्रोसेस का मतलब यहाँ पे है कि आपके प्रोसेस में अगर गैप्स हैं या आपके प्रोसेस में आपको लगता है कि इंप्रूवमेंट करना है तो यहाँ से हम अपने प्रोजेक्ट का सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल्स अलग अलग हो सकते हैं। वॉइस ऑफ एम्प्लॉय का एग्जाम्पल जैसे मैं दे सकता हूँ कि अगर आप किसी कंपनी में स्किल की कमी है, वहाँ पे स्किल्ड एम्प्लॉय नहीं है, तो एचआर डिपार्टमेंट एज अ स्किल इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट को लेके डीमैक प्रोजेक्ट कर सकता है, जहाँ पे वो आइडेंटिफाई करेगा कि हमारे वॉइस जो हमारे एम्प्लॉयज हैं उनकी स्किल कहाँ पे है और हमें कहाँ पे काम करना चाहिए। वॉइस ऑफ प्रोसेस का मतलब है साथियों, अगर आपका किसी प्रोसेस में आपका रिएक्शन लेवल काफी ज्यादा है तो वहां पे आपको उस प्रोसेस को इम्प्रूव करने की रिक्वायरमेंट है। वॉइस ऑफ कस्टमर का मैंने आपको बताया, कस्टमर कंप्लेंट्स हैं या कस्टमर की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट जिसे हम सीएसआर भी कह देते हैं, अगर उस तरह की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं तो वो वॉइस ऑफ कस्टमर में आप वॉइस ऑफ कस्टमर तो उस तरह के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो वॉइस ऑफ कस्टमर में आएंगे। और वॉइस ऑफ बिजनेस का मतलब मैंने बताया साथियों कि जहाँ पे हमारे बिजनेस को एक रिक्वायरमेंट है किसी नए प्रोडक्ट की, या कुछ और एग्जांपल हो सकते हैं, हमें कुछ पेटेंटेड प्रोडक्ट चाहिए या कोई ऐसा कोई प्रोडक्ट जो कि हम सर्व नहीं कर पा रहे अपने कस्टमर को ड्यू टू एनी रीजन, ड्यू टू टेक्निकल रीजन या ड्यू टू सम अदर रीजन, तो वहां पे हम अपने प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसे डीमैक के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। साथियों देखते हैं कि हाउ टू अप्लाई डीमैक। देखिए डीमैक को अप्लाई कैसे करना है। डीमैक में जैसे मैंने बताया डिफाइन फेज होता है, मेजर फेज है, एनालिसिस फेज है, इंप्रूव फेज है, कंट्रोल फेज है। सो हमारा प्रोसेस डिफाइन से मेजर की ओर चलेगा, यानी कि हमें प्रॉब्लम प्रोजेक्ट को डिफाइन करना है। सबसे पहले कि हम प्रोजेक्ट क्या आइडेंटिफाई करने वाले हैं, देन सेकंड फेज मेजर फेज होने वाला है, थर्ड फेज एनालिसिस फेज, फोर्थ इंप्रूव एंड देन कंट्रोल। सो डिफाइन द प्रॉब्लम, क्वांटिफाई द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को क्वांटिफाई करेंगे यहाँ पे, रूट कॉज को आइडेंटिफाई करेंगे, एक्शन लेंगे और इम्प्रूव करेंगे प्रोसेस को, और सॉल्यूशन को लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सस्टेन बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज हमने सारी एक्टिविटी की और अगर यहाँ पे सस्टेन अगर हम नहीं कर पाते हैं तो हमारा जो इम्प्रूवमेंट है वो हमारा कुछ ही टाइम के बाद खत्म हो जाएगा, बिजनेस को उसका एक्चुअल जो उसका बेनिफिट होने वाला है वो नहीं मिल पाएगा। देखिए अब हम बात करते हैं साथियों यहाँ पे डीमैक के रोड मैप की। सो रोड मैप को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने डीमैक को इम्प्लीमेंट कैसे करें। डीमैक को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने पीछे बताया कि हमें डिफाइन मेजर एनालिसिस इंप्रूव एंड कंट्रोल फेज पे काम करना है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको समरी बताना चाहूंगा कि कैसे हम डीमैक के लिए एक रोड मैप तैयार करते हैं। देखिए सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है क्रॉस फंक्शनल टीम की। सो क्रॉस फंक्शनल टीम क्या होती है साथियों, हम अपनी किसी भी इंडस्ट्री में काम करते हैं तो अलग अलग प्रोसेस में सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होते हैं। एक हम इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो सपोज हम एक ऑटोमोबाइल कंपनी की बात करते हैं। ऑटोमोबाइल कंपनी में क्या है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट अलग है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग है, क्वालिटी डिपार्टमेंट अलग है, और उन्हें मिलकर किसी प्रॉब्लम पे काम करना है तो हम एक क्रॉस फंक्शनल टीम का गठन करेंगे। उस क्रॉस फंक्शनल टीम में हम क्वालिटी के भी, प्रोडक्शन के भी और मेंटेनेंस के भी आदमी लेंगे। सो इन सबको मिला के एक क्रॉस फंक्शनल हमारी टीम का गठन होगा। देखिए किसी प्रॉब्लम को आप अकेले सॉल्व नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे आपको क्रॉस फंक्शनल टीम की रिक्वायरमेंट आएगी आएगी। सेकंड जो स्टेप होता है साथी वो है ब्रेन स्टॉर्मिंग। सो ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या है, बेसिकली हम अपने प्रोजेक्ट्स में हमने डिफाइन फेज में जब हमने अपने ये डिफाइन कर लिया कि हमारा प्रोजेक्ट क्या होने वाला है, उसकी डेफिनेशन को क्लियर कर लिया, ऑपरेशन डेफिनेशन को, सो अब यहाँ पे डिस्कशन उस पर शुरू होगा कि क्या पॉसिबल या प्रोबेबल कॉज हो सकते हैं, और प्रोबेबल पॉसिबल कॉजेस को इकट्ठा करने के लिए हमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होगी और उन्हें एक एक्सेल शीट में या एक आइडिया, दिस इज आइडिया जनरेशन मैथोलॉजी जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है, तो हमें कहीं एक्सेल शीट में उनको नोट डाउन करना होगा। इसके बाद हम इस टेक्निक का यूज करते हैं जिसे कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम या फिशबोन डायग्राम भी कह देते हैं, और यहाँ पे हम सिक्स टेक्निक, हम यहाँ पे 6M टेक्निक का यूज करते हैं। 6M बेसिकली क्या है, मदर नेचर, मटेरियल, मेथड, मैन पावर, मशीन और मेजरमेंट।
तो देखिए, अगर आपका प्रोसेस स्टेबल है और आपके प्रोसेस स्टेबल प्रोसेस में अगर आपको कुछ दिक्कतें आ रही हैं, आप अपना टारगेट मीट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये 6M जो होते हैं यही कॉजेज होते हैं। और इन्हीं कॉजेज में हमें देखना होता है कि जो हमारे सब कॉजेज हैं या हमारे जो रूट कॉजेज हैं वो कहाँ किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। हो सकता है आपका मटेरियल में कुछ इश्यू हो, इसकी वजह से आपका प्रोसेस मीट ना हो रहा हो, या इसकी वजह से कंप्लेन्स आ रही हो, मेथड में कुछ चेंज हो, ये हो सकता है पॉसिबिलिटी। मैन पावर आपकी स्किल्ड ना हो, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। मशीन आपकी सेम मशीन ना हो, आप मशीन आपने कोई दूसरी यूज कर ली है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। और मेजरमेंट एरर हो सकता है कि जब आप मेजरमेंट कर रहे हैं तो उसका जो रिजल्टेंट है वो सही नहीं है, और आपके जो इफेक्ट है उसका जो आउटकम है वो एक प्रॉब्लम की तरह आपको दिख रहा है। साथियों, जो अगला फेज है, जैसे मैंने बताया फिशबोन डायग्राम पे हमने काम किया, अब हमें काम करना है मेजरमेंट पे। सो मेजरमेंट का मतलब क्या होने वाला है? मेजरमेंट का मतलब यहाँ पे ये होने वाला है कि पीछे जो हमने आइडेंटिफाई पॉसिबल कॉजेज को आइडेंटिफाई किया है, अब हमें डेटा ड्रिवन अप्रोच के माध्यम से या डेटा के माध्यम से हमें देखना है कि हमारा जो डेटा है वो हमें क्या बताता है। देखिए, आज के टाइम में डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि डीमैक एक एक स्ट्रेटेजी है जो कि डायरेक्ट डेटा फैक्चुअल डेटा पर डिपेंड करती है, तो फैक्चुअल डेटा इकट्ठा करना और उसको एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम में डेटा एनालिस्ट की आप जॉब देखते हैं तो उनका काम ही होता है कि वो डेटा को इकट्ठा करते हैं और उस डेटा पे एनालिसिस करके उस डेटा को समझने लायक बनाते हैं ताकि आप उससे कुछ आउटकम ले सकें। तो हमारा डेटा इकट्ठा होने के बाद हम एनालिसिस फेज में जाते हैं। एनालिसिस फेज में हम डेटा को इकट्ठा करके देखते हैं कि हमारे रूट कॉजेस क्या हैं। इसके बाद हम इम्प्रूव फेज में जाएंगे, हमारे रूट कॉज हमें क्लियर होता है तो हम रूट कॉज पे एक्शन लेके अपने इम्प्रूव करते हैं प्रोसेस को, लास्ट में कंट्रोल। तो इस तरह से पूरा डीमैक का एक प्रोजेक्ट रोड मैप तैयार होता है। आइए देखते हैं आने वाले स्लाइड्स में हम किस चीज से बात करेंगे। साथियों, हम बात करते हैं हाउ टू अप्लाई डीमैक। डीमैक को अप्लाई कैसे करें, तो हम वन बाय वन हर फेजेस पे यहाँ पे बात करेंगे। डिफाइन फेज पे, मेजर फेज पे, एनालिसिस फेज पे, सारे फेजेस पे यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारी जो बात शुरू होती है वो डिफाइन फेज से शुरू होती है साथियों। देखिए, डिफाइन फेज में हम बात करते हैं ऑपरेशनल डेफिनेशन की। ऑपरेशनल डेफिनेशन का मतलब ये है कि हम जब प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हम अपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रहे हैं जिसमें हमें काम करना है, तो वो उसकी डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए और हर स्टेक होल्डर को पता होना चाहिए कि हम किस प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग मैं एग्जांपल देता हूँ साथियों। हम इंडिया में वेजिटेरियन बात करते हैं कि हम वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है। अगर आप कहीं चाइना में जाते हैं, अगर आप चाइना में जाते हैं तो वहाँ पे उनके लिए फिश जो है बहुत नॉर्मल है और वो फिश को एज ए वेज की तरह यूज करते हैं। सो अगर आप वहाँ पे जाके बोलते हैं कि मुझे वेज में कुछ खाने को चाहिए, तो मे बी वो हो सकता है कि आपको वो फिश आपको दे दे और बाद में आपको लगे कि मैंने फिश खा ली है। तो जबकि इंडिया में हम क्या करते हैं, इंडिया में प्योर वेज और नॉन वेज बिल्कुल क्लियर है, हमें मालूम है कि वेजिटेरियन वेजिटेरियन लोग क्या खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन लोग क्या खाते हैं। सो देखिए, यहाँ पे किस चीज का फर्क आ गया है, यहाँ पे कंट्री टू कंट्री ऑपरेशनल डेफिनेशन का फर्क आ गया है। उनके लिए वेजिटेरियन का मतलब केवल चिकन मटन, ये उनके लिए नॉन वेज है, जबकि हमारे यहाँ पे इवन फिश भी नॉन वेज है, हम उसे नॉन वेज ही मानते हैं। ऑपरेशनल डेफिनेशन के लिए हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स हैं जो कि हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। नंबर वन, साइपॉट डायग्राम एंड प्रोसेस फ्लो चार्ट। सो डेफिनेशन को जब क्लियर करना है, टीम को ये बताना है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, तो उसके लिए हम सिपॉट डायग्राम का यूज करते हैं, जहाँ पे हम सप्लायर, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और कस्टमर, इन सबको इन सारे प्रोसेस ऑनर्स को, इन प्रोसेस को समझते हैं और इनके प्रोसेस ऑनर को अपनी टीम में, अपने प्रोजेक्ट टीम में इन्वॉल्व करते हैं और इनसे इनपुट्स लेते हैं। सेकंड, प्रॉब्लम को और अच्छे से समझने के लिए कि प्रॉब्लम का पेन एरिया कहाँ है या पिन पॉइंट प्रॉब्लम कहाँ जनरेट हो रही है, एक हम प्रोसेस फ्लो चार्ट भी बनाते हैं। प्रोसेस फ्लो चार्ट एक डिफरेंट टॉपिक होता है। इस प्रोसेस फ्लो चार्ट को समझने के लिए आप मेरी 7QC टूल्स की वीडियो आप देखेंगे तो उसमें आप समझ जाएंगे कि प्रोसेस फ्लो चार्ट का क्या रोल है और कैसे फ्लो चार्ट एक इंडस्ट्री में हमें ये दिखाता है कि एक प्रोसेस हमारा कैसे इनपुट से लेकर आउटपुट की ओर मूव करता है। हम सेकंड फेज की बात करते हैं साथियों। सेकंड फेज होता है हमारा मेजर फेज।
सो मेजर फेज में बेसिकली हम मेजरमेंट की बात करते हैं। देखिए मेजर फेज के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट टूल है वो है चैटशीट। जो चैटशीट को डिजाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने 7 QC टूल्स की वीडियो में बताया था कि अगर अपने इंटेंडेड यूज के लिए डिजाइन नहीं करते हैं तो हमारा रिजल्ट कभी भी सही नहीं होगा। सो चैटशीट की डिजाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। चैटशीट इस तरह से डिजाइन होनी चाहिए कि हमें आउटपुट क्या मिलने वाला है। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, हम यहाँ पे एक प्रॉब्लम पे बात करते हैं जिसमें हमें देखना है कि हमारी जो डिफेक्ट्स हैं उसका वेटेज क्या है, और वो उनका जो वेटेज है वो डे वाइज के हिसाब से कैसे आ रहा है। तो हमने चैटशीट इसी हिसाब से डिजाइन की है, जहाँ पे हमारे आप देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में हमारे डिफरेंट डिफेक्ट्स हमारे दिए हुए हैं किसी प्रोसेस के। ये इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस है जहाँ पे डिफरेंट डिफेक्ट्स दिए हुए हैं, और हमने उसे वीकली हमने देखा है कि उसका वेटेज क्या है। तो हम वीकली यहाँ पे हमें दो तरह के डेटा मिलते हैं कि वीकली हमें डिफेक्ट्स का एक आइडिया आता है कि पर्टिकुलर मंडे में टोटल डिफेक्ट्स कितना है, 14 आए हैं। और अगर हम बात करते हैं कि पूरे वीक में टोटल डिफेक्ट कितने हैं, तो अगर हम इसकी बात करते हैं शॉर्ट शॉर्ट की, तो शॉर्ट शॉर्ट आप देखेंगे कि शॉर्ट शॉर्ट हमारे कितने हैं, 7 आए हैं। ठीक है, ऐसे श्रिंकेज की बात करते हैं, श्रिंकेज हमारे टोटल कितने हैं, 9 आए हैं। सो चैटशीट को डिजाइन करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए कभी भी टीम एक प्रोजेक्ट में आप अपनी चैटशीट को बहुत ध्यान से डिजाइन कीजिएगा ताकि आपको आउटपुट अच्छे मिले। डीमैक के लिए जो अगला टूल है जो कि सप्लाई चेन वाले यूज करते हैं वो है वीएसएम। साथियों ये एक सप्लाई चेन के लिए टूल होता है। मैंने डिफरेंट एग्जांपल्स अलग अलग प्रोसेस से लिए हैं, अलग अलग एरियाज से लिए हैं, ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो हर तरह के प्रोफेशनल्स को। देखिए वीएसएम क्या है, वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग है। वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग में हम समझते हैं कि हमारे प्रोसेस में जो गैप्स है वो कहाँ पे हैं। वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग की एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि कस्टमर से शुरू होता है और कस्टमर पे ही खत्म होता है। इस प्रोसेस में वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग में देखिए कस्टमर है, कस्टमर अपना ऑर्डर रिलीज करता है, प्रोडक्शन कंट्रोल दैट मीन्स पीपीसी डिपार्टमेंट है किसी कंपनी का। पीपीसी डिपार्टमेंट अपने सप्लायर को ये बताता है कि उसे क्या माल चाहिए। सप्लायर यहाँ पे डिफरेंट प्रोसेस हैं उसके, ये हमने यहाँ पे डिफरेंट प्रोसेस हम बात करते हैं ए बी सी, डिफरेंट प्रोसेस यहाँ पे दिया और डिफरेंट प्रोसेस में कितना टाइम होने वाला है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। और इसके बाद शिपिंग है और शिपिंग के बाद कस्टमर है। सो आप देखिए बर्ड आई व्यू है किसी भी सप्लाई चेन का। तो सप्लाई चेन प्रोफेशनल्स इस टूल को यूज करते हैं डीमैक में, और वो देखते हैं कि हमारे कहाँ पे हिकअप्स हैं, कहाँ पे हमारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे उनको इम्प्रूव करना है। आज के टाइम में हम अमेजोन की बात कर लेते हैं, हम फ्लिपकार्ट की बात करते हैं, या हम किसी और सप्लाई चेन पार्टनर की बात करते हैं, हम और किसी सप्लाई चेन जाइंट की बात करते हैं, तो वो इस वीएसएम प्रोसेस में कंटिन्यू काम करते हैं। उनकी सिक्स सिग्मा जो टीम होती है, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट वाली जो टीम है, वो लगातार वीएसएम पे काम करती है और देखती है कि कहाँ पे उनको अपने प्रोसेस को इम्प्रूव करना है और बिजनेस को सपोर्ट करना है। साथियों अगली बात करते हैं, अगली जो बात हमारी होने वाली है वो क्वालिटी प्रोफेशनल्स के लिए। क्वालिटी प्रोफेशनल्स जब मेजर फेस करते हैं तो उन्हें एक टेक्निक का वो यूज करते हैं जिसे वो सैम्पलिंग कहते हैं। तो सैम्पलिंग में सैम्पलिंग चार तरह से सैम्पलिंग मैंने यहाँ पे दिखाई गई है, जिसे हम रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग कहते हैं, स्ट्रेटिफाइड सैंपल और क्लस्टर सैंपल। सो इस टूल का वो यूज कर सकते हैं अपने मेजर फेज में, जहाँ पे वो देख सकते हैं कि हमारी सैम्पलिंग कितनी इफेक्टिव हो जिससे कि हमारा जो आउटकम है वो बिल्कुल ठीक है। सो सैम्पलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है साथियों, जहाँ पे पॉपुलेशन की बात होती है। पॉपुलेशन का मतलब है कि अगर हमारे पास अगर डेटा है और वो डेटा इतना ज्यादा है कि हम उस डेटा से कुछ ले नहीं पा रहे हैं, तो वहां पे फिर हमें पैरेटो एनालिसिस के थ्रू या सैम्पलिंग के थ्रू हमें देखना होता है कि कौन सा डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और उस सैम्पलिंग के थ्रू हम कम से कम डेटा से ज्यादा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अगले टूल की बात करते हैं साथियों। ये बेसिकली हम ये टूल में मैंने बेसलाइन को दिया है। इसका मतलब यह है कि जब हम किसी प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं तो हमारे पास एक बेसलाइन होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम देखिए इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे हैं, तो इम्प्रूवमेंट के लिए हमारे पास एक बेसलाइन तो चाहिए चाहिए। सो किसी प्रोजेक्ट में सबसे पहले आपको बेसलाइन आइडेंटिफाई करनी है और उसके बाद आपको इम्प्रूवमेंट की ओर देखना है। अगला टूल है साथियों जो कि काफी यूज होता है, जिसे हम मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस कहते हैं। ये भी हमारा मेजरमेंट फेस टेट टूल है, जिसमें हम गेज ऑपरेटर पार्ट की बात करते हैं। गेज बेसिकली यहाँ पे गेज का मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट हो सकता है या तो कोई चेकशीट हो सकती है जिसमें हम डेटा को इकट्ठा कर रहे हैं। ऑपरेटर है जो ऑपरेटर डेटा को इकट्ठा करता है, और पार्ट या प्रोडक्ट जिसका हमें डेटा लेना होता है।
तो मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस में इन तीनों पे फोकस किया जाता है और ये देखा जाता है कि जो हम डेटा गैदरिंग कर रहे हैं वो हम कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं। ये हमारा डेटा ऐसा तो नहीं है कि हमारा डेटा गलत आ रहा हो और उससे हमारा जो आउटकम है वो भी गलत आए। सो मेजरमेंट सिस्टम जो बात करता है वो इफेक्टिवनेस और करेक्टनेस की बात करता है गेज ऑपरेटर पार्ट की। साथियों, आज की वीडियो में हम मेजरमेंट फेज तक ही डिस्कस करेंगे। इसका अगला पार्ट जो है वो जल्दी ही आएगा, आप उसमें देखिए, जिसमें हम मेजर फेज से आगे इम्प्रूवमेंट एनालिसिस इम्प्रूवमेंट और कंट्रोल फेज से बात करेंगे। और एक रियल टाइम आपको एक स्टडी में दिखाऊंगा जिसमें मैं दिखाऊंगा कि सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट्स को कंपनियों में कैसे किया जाता है और कैसे डीमैक का यूज करके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। थैंक यू साथियों, नमस्कार।